जय हिंद कैडेट्स। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस लेकर के आपके बीच में आया हूँ, जिसमें इसी सिलेबस में 11 क्वेश्चंस आएंगे। 22 नंबर का सीधे इसी से होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात मैं करूँगा, राष्ट्रीय आपदा की बात मैं करूँगा। आपको शॉर्ट्स में एकदम लाइन टू लाइन मैं बात करूँगा जो आपके एनसीसी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम बात करें सीधे राष्ट्रीय आपदा की। इसको अंग्रेजी में नेशनल डिजास्टर बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेशनल डिजास्टर बोलते हैं। नेशनल डिजास्टर बोलते हैं। आइए हम आपदा के बारे में बात करें तो सीधा सा एक लाइन में आपको बताऊं कि मानव अथवा प्रकृति के द्वारा घटित ऐसी घटनाएं जिससे भारी संख्या में जान माल का नुकसान हो उसको आपदा कहते हैं। देखिए इसमें दो शब्द मैंने जोड़े, मानव अथवा प्राकृतिक घटना के द्वारा जिसमें भारी जान माल का नुकसान हो उसको आपदा कहते हैं, उसको डिजास्टर कहते हैं। डिजास्टर का मतलब है जिसमें 1/3 भाग ज़्यादा प्रभावित हो, नुकसान की संख्या बहुत ज़्यादा हो, 50% से ज़्यादा हो, उसको डिजास्टर के अंतर्गत हम डालते हैं। अब हम सीधी बात करेंगे कि आपदाएं कितनी प्रकार की होती है। हम यहाँ पर 3 प्रकार आपदा का बताएंगे कि सटीक सीधी बात करेंगे। नंबर 1 प्राकृतिक आपदा, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कि प्रकृति नेचुरल डिजास्टर, जिसको प्रकृति लाती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। नंबर 2 मानव निर्मित और तीसरा है जैविक। ये 3 बात यहां पर हम कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में सीधी से हम आपको जोड़ेंगे। सबसे पहले अगर हम नेचुरल की बात करें, प्राकृतिक की यहां पर हम बात करें तो इसको सीधे प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उसमें कौन कौन से आता है यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए प्राकृतिक आपदाओं में जो है सबसे पहले है कि वायु द्वारा कौन से आपदाएं आते हैं। तो सबसे पहले वायु के द्वारा आंधी, तूफान, बवंडर भी रहता है, जिसको हम चक्रवात कह सकते हैं। चक्रवात से बहुत सारे पेड़, पालो, घर, ये सारी चीजें बहुत नुकसान होता है। ये वायु द्वारा जो आपदाएं आती हैं वो एक प्रकार के। दूसरी हम अगर यहाँ पर बात करें वायु के बाद तो पानी से होने वाला आपदाएं क्या है? तो पानी से आपदाएं है बाढ़, भारी बारिश, सूखा, ये पानी से होने वाले ये प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर। अब पृथ्वी से संबंधित हम आपदाओं की बात करेंगे। यहाँ पृथ्वी से संबंधित तो पृथ्वी से संबंधित जो हमारी आपदाएं आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे, आए दिन आप सुनते रहते हैं भूकंप की बात। भूकंप से सुनामी भी आता है। भाई भूकंप अर्थक्वेक करता है, लहरें उठती हैं, उसके बाद जो है वो काफी विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं। तो भूकंप एक हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो जाएगा, भूस्खलन। देखिए कैडेट्स, एक चीज हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो चेंज होगा। क्वेश्चन आपका मल्टीपल टाइप में होगा, इसलिए मैं सटीक
और सीधा शॉर्ट्स आपको बात कर रहा हूं कि आगे आगे पानी से होने वाले आपदाएं कौन कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। ये दे दिया भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, फिर सी दे दिया यानी ए बी सी दे दिया और डी दे दिया उपरोक्त सभी। तो आप क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। या इसमें दे दिया बाढ़, आंधी, बवंडर, चक्रवात और ज्वालामुखी। तो सही क्या होगा? ज्वालामुखी। यही हमको आपको लाइन टू लाइन ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर है। तो ये पृथ्वी से फैलने वाली है। तो ज्वालामुखी, हिमस्खलन, हिमस्खलन की बात करें हम, हिमस्खलन, ये जो है हमारे पानी से होने वाले आपदाएं हैं। अब हम सीधे आपको लेके चलते हैं ठीक है, हम आपको यहाँ पर लेकर के सीधे चलते हैं कि मानव निर्मित आपदा कौन सी है। मैंने बोला ना दूसरा वहां पे कौन था? ये तो प्राकृतिक आपदा हो गया। दूसरा मानव निर्मित आपदा हम यहाँ पर कहेंगे, मानव निर्मित आपदा, मानव निर्मित आपदा। देखिए प्राकृतिक आपदाएं समाप्त हुई, मानव निर्मित यहाँ पर आरंभ हो गया। मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी हैं? तो मानव निर्मित आपदाएं सबसे जल्दी जो है वो दुर्घटना है। क्या है? दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, हवाई जहाज दुर्घटना, ये सारी दुर्घटनाएं जो है वो बहुत ज्यादा समस्या कर रही है जो हमारी आपदा के। भाई एक बस दूसरे बस से लड़ा, 20 लोग मर गए, बसें खाई में गिर गई, 40 लोग मर गए, ट्रैक्टर पलट गया, 20 लोग मर गए। ये यातायात दुर्घटना, और पूरे देश में अगर देखा जाए तो एक देश में बहुत सारी दुर्घटनाएं जो है एक दिन में मृत्यु होती है। किससे? हमारे से जो है ये दुर्घटना से। उसमें आपका रोड, रेल है ना, आपका जो है सड़क, वायु, सारी दुर्घटनाओं के अंतर्गत है। दूसरी हम बात करें मानव निर्मित में, औद्योगिक आएगा। क्या आएगा? औद्योगिक। औद्योगिक आपदा कैसे कह सकते हो आप? उद्योग ना हो तो हमारा काम ही ना चले, हमारे देश का काम ना चले। लेकिन है जैसे खतरनाक गैस, अगर यहाँ पर हम खतरनाक गैसों के बारे में बात करें, हम खतरनाक गैसों के बारे में बात करें तो खतरनाक गैस, जैसे भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी ना, खतरनाक गैस, आप लोग जानते हैं भोपाल में गैस रिसाव हो गया था। ऐसे कहीं गैस चैम्बर हो जाता है। औद्योगिक के कचरों से होने वाला नुकसान, औद्योगिक की जो देखते हैं जो बारिश होती है उसमें होता है ना कि उसको एसिड रेन बोलते हैं, जो शुरू में गैसें फैली हुई हैं जो एसिड के रूप में है, बारिश होता है तो हमारे शरीर में जो है काफी स्किन, काफी रोग हो जाता है, वो भी एक हमारे लिए डिजास्टर का है। तो बहुत जगहों पे जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है वो आपका यहाँ पर औद्योगिक कचरा के रूप में हो गया, जिसमें गैस विस्फोट आदि हो जाता है। तीसरा जो वेरी गुड हमको दिखता है वो है आग। आप आए दिन देखते रहते हैं। अभी हम लेटेस्ट कुंभ की बात करें, वहां पर देखिए 200 तकरीबन टेंट जल के राख हो गए। तो शॉर्ट सर्किट, ये खास करके जो हम बिजली या इन आधुनिक चीजों का उपयोग करते हैं या गैस वगैरह का उपयोग करते हैं, इसके वजह से सबसे अधिक दुर्घटनाएं आग की हमारे सम्मुख देखने को मिल रही है। तो आग जो है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जल जाना, बड़े सचिवालय बन जाना, किसी मॉल में आग लग जाना, वहां पे काफी जान माल हताहत हो जाता है। तो ये मानव निर्मित है, मानव के द्वारा ही ये दी जाती है। उसके बाद तीसरा है जंगल का आग। जंगल का आग, जंगल का आग हमारी लापरवाही से ही होता है। कोई बीड़ी सिगरेट पी करके फूंक दिया, कोई माचिस लगा दिया, कोई जंगल कैंप करने गया और उसमें ध्यान नहीं दिया, खाना पीना बनाते समय आग फैल गई, तो उसमें काफी जीव जंतु, हमारी प्राकृतिक जो है नुकसान बहुत अधिक होते हैं, वो आग की वजह जंगल में। अगला आता है प्रदूषण की बात हम यहाँ पर करें। प्रदूषण सबसे अधिक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जिसके वजह से जो समस्याएं हैं वो मानव निर्मित की गई हैं। अगली हम बात यहाँ पर करें आतंकवादी गतिविधि। आतंकवादी गतिविधि, अब आपको आता है कि आपके दिमाग में है कि आतंकवादी गतिविधि मैनेजमेंट में कैसे है, मानो मैन मेड। तो मैन मेड के अंतर्गत है ये मैन मेड। भाई देखिए उसके पीछे कारण है कि आतंकवादी जो सिलसिलावार बम ब्लास्ट करते हैं, ट्रेन के बोगियों को उड़ा देते हैं, ट्रेन को पलटवा देते हैं, या इस तरीके खाई जैक करके कोई ऐसा कार्य करते हैं, वो आतंकवाद के अंतर्गत यहाँ पर आ जाता है। अब हम तीसरी आपदा के बारे में जो यहाँ पर बात करेंगे, वो तीसरी आपदा हमारी जो यहाँ पर हम बात करेंगे
मानव निर्मित के बाद हम बात करेंगे उसका कि वो है जैविक। जैविक क्या है इसके बारे में आपको मैं यहां पर बताऊंगा। जैविक आपदा, ठीक, जिसमें फंगल डिजीज की बात यहां पर होती है। फंगल डिजीज की बात यहां पर होती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, है ना, डेंगू से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, या वर्ड फ्लू की बात हम करें, कोरोना डिजीज की बात करें, वर्ड फ्लू, कोरोना इनकी बात करें, कोविड-19 में बहुत सारे लोग मर गए थे, गांव से लोग शहरों में मरे थे, तो वो सब आपदा था, उसको एक राष्ट्रीय आपदा के अंतर्गत रखा गया। तो ये 3 प्रकार के आपदाएं मैंने आपको बात की। नंबर 1 प्राकृतिक आपदा, नंबर 2 आपका जो है मानव निर्मित आपदा, नंबर 3 जैविक आपदा। अब यहां पर हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं कि इन आपदा के लिए कौन सी चीजें हैं जो चीजें सरकार ने जो है ऑर्गेनाइज किया है आपदा के बचाव के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीएमए। आपका क्वेश्चन भी पूछता है कि एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आपदा, ठीक है, प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी जो स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 2005 को। 23 दिसंबर, देखिए पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 दिसंबर 2005 को हुई थी। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो सीधा सा ये भी क्वेश्चन आता है कि नेशनल एनडीआरएमए का अध्यक्ष कौन होता है, तो उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अध्यक्ष होता है कौन, प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो भी होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। अब एनडीएमए के सदस्य कितने होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके सदस्य कितने हैं, ठीक है। सदस्य यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ, 9 सदस्य होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी, ये लोग जो है मिलाकर के 9 लोग होते हैं। बस इतना आप जानिए कि कौन। अब हम इसी की कुछ शाखाओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कुछ शाखाओं की बात करेंगे। एनडीएमए के बाद हम एसडीएमए की बात करेंगे। एसडीएमए, इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कैडेट्स, ये आपको याद रखना है, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। पूछता है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो सीएम होता है। कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, सीएम होता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर होता है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे एसडीएमए के बाद क्या है, एक आता है एसडीएमए के बाद यहां पे आपका डीडीएमए आएगा। क्या आएगा, डीडीएमए के बारे में आइए हम लोग देखते हैं कि डीडीएमए क्या है। डीडीएमए क्या है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। डीडीएमए तो जिला राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण, इसका अध्यक्ष कौन होता है, डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको जिलाधिकारी बोलते हैं। कौन होता है, जिलाधिकारी होता है, जिलाधिकारी। इसी प्रकार के ब्लॉक में होता है, ब्लॉक जिसको क्षेत्रीय बोलते हैं, ब्लॉक जिसका वीडियो होता है, वीडियो अपने ग्रामों के हिसाब से उसको वो करवाता है। तो हम अगर यहाँ पर सीधी सी बात करें
थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखें कि अब एनडीएमए अगर हम बात करें, एनडीएमए कौन होता है, पीएम होता है। एनडीएम के नीचे एसडीएमए होता है, इसका सीएम होता है अध्यक्ष। उसके नीचे डीडी, उसके नीचे होगा आपका डीडीएमए, डीडीएमए जो डिस्ट्रिक्ट है उसका डीएम होता है, पीएम सीएम डीएम। और उसके बाद ब्लॉक लेवल पे जिसको क्षेत्रीय बोलते हैं, ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल होता है उसका क्षेत्रीय प्रबंधन होता है, जिसके वीडियो होते हैं, क्षेत्रीय प्रबंधन वीडियो होते हैं जो ग्रामीण अंचल तक काम करते हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये तीनों होते हैं। अब इसका 23 दिसंबर 2005 को हुआ था, इसके 9 सदस्य आपके हैं, इसका होते हैं। अब इसमें एक होता है एसईसी, एसईसी इसको बोलते हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, एक समिति होती है, उस समिति के हिसाब से काम करते हैं। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है, मेन होता है, वो चीफ सेक्रेटरी होता है। कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी। आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है, चीफ सेक्रेटरी होता है इसका अध्यक्ष। देखिए कैडेट्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल है, जो आपको यहीं से पूछ लिया जाएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित रूप से आप अच्छा काम इसमें कर पाएंगे, जिसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसको हम आपको सीधा से लेके चलते हैं आगे। देखिए, अब तो ये तो हो गया कि आपदा क्या है, आपदा के प्रकार क्या है, मैंने बता दिया। एनडीएमए क्या है, एनडीएमए काम कैसे करती है, उसका अध्यक्ष कौन है, डीडीएमए कौन है, एसडीएमए कौन है। अब मैं आपको आवश्यक सेवाओं के बारे में बात करूंगा, जिसको एसेंशियल सर्विस बोलते हैं। आवश्यक सेवा, आवश्यक सेवा अंग्रेजी में इसेंशियल, इसेंशियल सर्विस बोलेंगे। इसेंशियल सर्विस, आवश्यक सेवा, इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो एसेंशियल सर्विस, आवश्यक सेवा निम्न है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 जो हम बात करेंगे वो डाक सेवा। क्या है? डाक सेवा। देखिए, डाक सेवा के अंदर संचार, ठीक है, संचार हो गया, टेलीफोन हो गया, आदि हो गया, संचार, टेलीफोन आदि। दूसरी सेवा की अगर हम बारे में बात करें तो यातायात सेवा है। यातायात सेवा, यातायात सेवा के अंतर्गत क्या है? यातायात सेवा के अंतर्गत रोड, रेल, वायु, समुद्र, ये सब आ जाता है उसके अंतर्गत। तीसरी अगर हम यहां पर बात करें तो तीसरी जो सेवा है वो वायु सेवा है। वायु स्पेशली हम बात करें तो वायुयान से लेकर के सारी चीजों की यहाँ पर वायु सेवा है। चौथी अगर हम बात यहाँ पर करें, चौथी सेवा कौन है? तो जल सेवा है, जल विद्युत। और यहाँ पर स्वच्छता की बात करेंगे हम, स्वच्छता, जल विद्युत और स्वच्छता। पांचवी जो सेवा की हम अगर बात यहाँ पर करेंगे वो है चिकित्सा। वेरी इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा सेवा है। क्या है? चिकित्सा सेवा है, ठीक है। अब हम उसके बाद आवश्यक वस्तु हो गया, चिकित्सा सेवा के अंदर आवश्यक वस्तु की बात हम करेंगे। आवश्यक वस्तु भी हो गया, आवश्यक वस्तु खाद्य से लेकर के सारी चीजें जो हुआ जैसे चिकित्सा में आता है। अगला हम बात करेंगे तो वह है सरकारी टकसाल सुरक्षा। सरकारी टकसाल सुरक्षा, अब हम यहाँ पे सरकारी टकसाल सुरक्षा की अगर हम बात करें, सरकारी टकसाल है क्या? टकसाल माने जहां पैसे छपते हैं, मुद्रा छपता है, उसकी कोई डिजास्टर आता है तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा करने की जरूरत होती है, तो सुरक्षा उसमें। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इन सब चीजों की सुरक्षा करें तो उसके पहले हम एनडीआरएफ की चर्चा यहाँ पर करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? एनडीआरएफ,
एनडीआरएफ का फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसको लिख लीजिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर, इसकी 12 बटालियन है। कितनी बटालियन है? 12 बटालियन। 12 बटालियन है। 12 बटालियन भारत में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, जो जिसका नेतृत्व कौन करता है, इसका नेतृत्व सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कानपुर वगैरह में इसकी ट्रेनिंग होती है। तो ये जो है एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ रिस्पांस फोर्स है, ये कभी भी डिजास्टर आने पर ये तुरंत वहां पहुंच करके उसको जो है नियंत्रण में लेती है। दूसरी चीज, ये पूरे भारत में जब डिजास्टर यानी आपदाओं से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, डूज और डोंट पे अक्सर प्रशिक्षण देती रहती है। कॉलेजों में जाकर के आपके जो है बच्चों को देती है, तमाम जगहों पे जाके देती है। एनसीसी कैडेट्स को कैंप में लगभग कमांडिंग ऑफिसर, जो कैंप कमांडेंट होता है, एक क्लास एनडीआरएफ पे जरूर कराता है, इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में दैनिक इसका उपयोग रहता है, इसलिए एनडीआरएफ यहाँ पर लिखा है। अगला हम यहाँ पर अगर हम बात करें कि आवश्यक सेवा की, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बात होगी कि आवश्यक सेवाओं में एनसीसी कैडेट्स की क्या भूमिका है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको अच्छी तरह से बता ले रहा हूं कि एनसीसी कैडेट्स की क्या इसमें वो है रोल। एनसीसी कैडेट्स की भूमिका है। देखिए मैं यहां पे बताता चलूंगा, आप नोट कर लेंगे। एनसीसी कैडेट्स की जो भूमिका है, नंबर 1 वो है संचार में टेलीफोन ऑपरेटर एक्सचेंज में, ऑपरेटर में सहायता करके उनके साथ जो उनके लोग हैं उनके साथ बैठ करके वहां पर कम्युनिकेशन करा करके कर सकता है, तो संचार हो गया। नंबर 2 चिकित्सा में वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन चिकित्सा के साथ जो हेल्पर होता है, स्ट्रेचर पार्टी कह सकते हो, दवाओं को देने का, वितरण का काम, उनको जो है और इस तरीके का ORS, नमक, इन सब सारी चीजों को देने का काम, जैसे सहयोग में एक डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में होते हैं, उसका काम करने का काम, तो चिकित्सा में भी आप यहाँ कर सकते हैं। तीसरा यातायात ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल करके हमारा एनसीसी कैडेट्स उस इलाके में यातायात को संचालित कराने में, क्योंकि डिजास्टर जब आपदाएं आती है सबसे पहले यातायात कट हो जाता है, तो यातायात को संचालित करने में भी काम करता है। अगला विद्युत व्यवस्था बहाल कराने में। विद्युत व्यवस्था इसलिए बहाल कराने में कि विद्युत के साथ रह करके मैन पावर की जहां जरूरत है, क्योंकि यूथ है ये, मैन पावर की जहां जरूरत है उसको वो कर सकता है। अगला कह सकते हो सौ निपटान, जो घायल हो गए हैं, जो लाशें हैं, उनको उस रिलीफ पार्टी के साथ मिल करके क्या कर सकती है, वो वहां से हटवा सकती है, निकलवा सकती है। ये यहां पर हो गया। पांचवा अगर हम बात करें तो आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति। आवश्यक सेवा कौन कौन से हैं? आवश्यक सेवा जैसे दवाएं, खाद्य पदार्थ, इन सबको वो क्या कर सकते हैं। अब छठा आता है अफवाह पर नियंत्रण करके, अफवाह ना फैलने दे। अक्सर डिजास्टर जब आता है, आपदा, तो अफवाहें बहुत ज्यादा फैलती हैं, उसको क्या करना है, कंट्रोल कराना है। अगला बिल्डिंगों और घरों में फंसे हुए लोगों को निकलवा करके, घरों या बिल्डिंगों में फंसे लोगों की सहायता करके इस प्रकार देखिए एनसीसी कैडेट्स एक अच्छा रोल है। अब एनसीसी कैडेट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे काम करते हैं, तो देखिए इसके लिए डीजी एनसीसी बना हुआ है, डीजी एनसीसी। तो डीजी एनसीसी डिमांड करती है
और वो होते हुए डायरेक्टरेट ग्रुप से अपने बटालियन पर आदेश पारित होता है, फिर सीओ साहब उसको क्या करता है, कैडेट्स को वहां डिप्लॉय करता है। अभी देखिए हाल में कुंभ में एनसीसी कैडेट्स की डिमांड हुई, तो एनसीसी कैडेट बटालियन लेवल से सीओ साहब ने वहां पर हर बटालियन के हिसाब से वहां पर भेजा गया और जाकर के वो यातायात और भी सुरक्षा यहाँ पर बच्चे सहयोग कर रहे हैं। अभी देखिए अयोध्या के जाम को देखते हुए कुंभ को रिलीव कर हुए जब लोग कुंभ से निकले तो अयोध्या में एक जाम की बहुत बड़ी समस्या आ गई। उसके यातायात के लिए भी डिमांड किया गया है कि एनसीसी कैडेट्स क्या करें, लोकल उनको पता है, लोकल में सहायता करेंगे यातायात में। तो ऐसे एनसीसी की भूमिका होती है। अब हम आपको आवश्यक सेवा के बारे में हम नोट करा दें कि आवश्यक सेवाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में मैंने बता दिया, और एनसीसी कैडेट्स की भूमिका क्या है इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम आगे आपको बताएंगे फायर क्या है और आग, फायर इक्विपमेंट कितने होते हैं, उसके बारे में हम अभी आपको अगले एपिसोड में बताएंगे।